लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित। ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी पर लगेगी रोक। गृह मंत्री ने पेश किया 130वां संविधान संशोधन विधेयक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के घोड़ा बांधा पहुंचकर दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि। परिजनों को बंधाया ढांढस, योगदान को किया याद। मंत्री सुदीव्य कुमार ने रांची में पर्यटन विभाग के कामकाज का लिया जायजा। केंद्र की ओर से गोड्डा और गढ़वा को सड़क परियोजनाओं की सौगात, कई योजनाएं मंजूर। और बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज में सेवा पखवाड़ा कार्यशाला को किया संबोधित। वीर क्रांतिकारियों को किया नमन, कहा संतालियों को एकजुट होने का समय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि एनडीए ब्लॉक समर्थित विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कल पर्चा भरेंगे। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और घटक दलों के नेता मौजूद रहे। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनडीए परिवार को पूरा विश्वास है कि श्री राधाकृष्णन जी एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे और वे हमारे देश की राष्ट्रीय प्रगति की यात्रा को और समृद्ध करेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों का और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल हुए। इनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात तक घोषित होंगे। इस समय लोकसभा में 543 सांसद और कुल 245 सदस्यों की क्षमता वाले राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं। वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 293 और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी ने 11 सांसदों के समर्थन के साथ उन्हें 433 सांसदों का समर्थन है। संसद में आज विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्रवाई नहीं हो सकी। शोर शराबे के बीच ही सरकार ने कई विधायी कार्य निपटाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन, 130वां संविधान संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त। लोकसभा ने आज ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन
और विनियमन विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक से ई खेलों और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने तथा पैसा लेकर दी जाने वाली खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं, विज्ञापन और उनसे जुड़े वित्तीय लेन देन पर रोक लगेगी। इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ही लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया था, जिसे सदन ने पारित कर दिया। इस ऐतिहासिक कदम से नवाचार को जहां बढ़ावा मिलेगा, वहीं नागरिकों की सुरक्षा भी निश्चित होगी और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लग सकेगा। जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई राइज टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। ऑनलाइन गेमिंग के सट्टा बाजार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की पहल का राज्य में व्यापक स्वागत हुआ है। हजारीबाग में ऑनलाइन गेमिंग से पीड़ित परिवारों ने भी केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है, ताकि ऑनलाइन गेमिंग के सट्टा बाजार की वजह से किसी घर की खुशियों को नजर न लगे। ऑनलाइन गेमिंग के सट्टा बाजार ने कई परिवारों को अंधकार और गम के भंवर में डुबोया है। हजारीबाग जिले के मंडई खुर्द के रहने वाले एक युवक के लिए तो ऑनलाइन गेमिंग जानलेवा साबित हुई। ऑनलाइन गेमिंग के सट्टा बाजार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी पहल हुई है, जिसका जिले में व्यापक स्वागत हुआ है। पीड़ित परिवार ने केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया, ताकि ऑनलाइन गेमिंग के सट्टा बाजार की वजह से किसी अन्य घर का अब चिराग ना बुझे। कि जो ऑनलाइन जो अभी गेमिंग चल रहा है, जो बच्चे लोग अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आकर्षित जो गेम जो चल रहा है मोबाइल में, ये बहुत सा पैसा गार्जियन लोग को भी बर्बाद हो रहा है और चोरी करके भी लड़का लोग सब गेम में खेल रहा है, और उससे गार्जियन लोग को भी निजात होगा। और जो हमारे मोदी जी ला रहे हैं ऑनलाइन गेम के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि भविष्य में गार्जियन और बच्चा का भी भविष्य बनेगा। ऑनलाइन गेम खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के सट्टा बाजार की माया जाल से सभी त्रस्त हैं। लोगों का मानना है कि केंद्र सरकार की पहल से हालात बदलेंगे और युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है उन्होंने। जिस तरह का जो साइबर क्राइम, माने ऑनलाइन गेमिंग का मतलब साइबर क्राइम बढ़ रहा था, लोगों को कंगाल हो रहे थे, बच्चे सुसाइड करने पर मजबूर थे गेमिंग के कारण, घर के संपत्ति बेच रहे थे। इसको बचाने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है। ये बहुत ही अच्छा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ये बंद होना चाहिए पूर्ण रूप से। विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग से नागरिकों को अपार लाभ हुआ है, साथ ही नए जोखिम भी दिख रहे हैं। समाज को प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के संभावित नुकसान से बचाने की सोच के साथ केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक लाया है, जिसे 19 अगस्त से केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार की पहल से घरों की खुशियां अब ऑनलाइन गेमिंग सट्टा बाजार की भेंट नहीं चढ़ेगी। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को जमशेदपुर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने घोड़ाबांधा स्थित आवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सीएम ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने रामदास सोरेन के असामयिक निधन को अपूरणीय क्षति बताया। श्री सोरेन ने कहा कि उनके संघर्ष, सरलता और समाज के प्रति समर्पण को सदैव याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बाबा दिशोम गुरु के चले जाने के बाद रामदास दा का इस तरह से चले जाने की पीड़ा मेरे लिए अत्यंत असहनीय है। ये जो
शून्यता बनी है, इसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाएगी। झारखंड समेत देश भर में आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से पूर्व पीएम को जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य गणमान्य नेताओं ने उन्हें स्मरण कर पुष्पांजलि अर्पित की। रांची स्थित कांग्रेस भवन में भी स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। एक पायलट से लेकर किस तरह देश की बागडोर संभाले और इस अल्प काल में जिस तरह उन्होंने उल्लेखनीय काम देशवासियों के लिए किया, चाहे कंप्यूटर क्रांति की बात हो, सूचना क्रांति की बात हो, पंचायती राज को संवैधानिक देने की बात हो, युवकों को मताधिकार देने की बात हो, ये सभी उनके उल्लेखनीय कार्य हैं। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने आज रांची में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं, संभावनाओं और आवश्यक सुधारों पर विस्तार से चर्चा की और जरूरी निर्देश तथा सुझाव दिए। पर्यटन मंत्री ने कहा कि झारखंड को देश के पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाने के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेत्र के विकास से रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे, साथ ही विकास को भी नया आयाम मिलेगा। देश में कनेक्टिविटी विस्तार पर केंद्र सरकार का खास फोकस है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ने गोड्डा अंतर्गत महगामा से एक 4 लेन, देवघर से हंसडीहा, देवघर से मधुपुर 4 लेन और मधुपुर बाईपास के साथ हंसडीहा से म्हारो मोड़ वाया नौनीहाट नया नेशनल हाईवे निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि मधुपुर से जामताड़ा वाया मरगो मुंडा नए नेशनल हाईवे, गोड्डा से दुमका वाया अगिया मोड़ तथा नेशनल हाईवे बाराहाट से कहलगांव, नया नेशनल हाईवे गोड्डा से ढाका मोड़, नया नेशनल हाईवे गोड्डा कजिया रिवर फ्रंट तथा देवघर ढडवा रिवर फ्रंट को मंजूरी दी है। श्री दुबे ने इन परियोजनाओं को दुर्गा पूजा और दीपावली का बम्पर तोहफा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार जताया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गढ़वा से रामानुजगंज सड़क के 4 लेन निर्माण के लिए डीपीआर को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सांसद बीडी राम ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। जन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के मंत्री संवेदनशील हैं। कांग्रेस कोटे के मंत्री रांची स्थित पार्टी कार्यालय में जनता दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की कल कांग्रेस भवन में लोगों की फरियाद सुनेंगी।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने संसद की कार्यवाही का संथाली भाषा में भाषांतरण के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देश की प्रमुख भाषाओं के साथ अब संसद में चल रही है। कार्यवाही का अनुवाद संथाली में भी उपलब्ध होगा। उन्होंने संथाली भाषा को ये सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रति आभार जताया। पूर्व सीएम ने कहा कि भाषा, संस्कृति एवं लोक परंपराएं आदिवासी समाज का अटूट हिस्सा रही हैं। देश की प्रमुख भाषाओं के साथ संसद में संथाली की उपस्थिति इस भाषा की विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगी। भाजपा ने सेवा पखवाड़ा की तैयारी शुरू कर दी है। ये पखवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। साहिबगंज जिले में आज आगामी कार्यक्रमों के मद्देनजर सेवा पखवाड़ा कार्यशाला आयोजित हुई, जिसे प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम और प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम सिन्हा भी मौजूद रहे। साहिबगंज दौरे के क्रम में बाबूलाल मरांडी ने वीर क्रांतिकारियों को भी नमन किया। साथ ही स्थानीयों से संवाद कर संथाली एकता पर बल दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जुर्म के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का समय आ गया है। श्री मरांडी ने हूल दिवस के दिन साहिबगंज में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी निशाना साधा। आज के भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होता है, लोग करते हैं, तो आप सबको जगह आप दीजिए और सब लोग अपने अपनी जगह में लोग कार्यक्रम कर सके, इसमें क्या है। क्योंकि महापुरुष किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, संस्था के नहीं होते हैं, कोई सरकार के ही मात्र होते हैं, ऐसा नहीं है। तो सबों को यहाँ अवसर मिलना चाहिए और सब लोग अगर लगाना चाहते हैं, कोई भव्य करना चाहते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो जिसको कहते हैं कि सरकार प्रशासन की जो हठधर्मिता है, जिसको इन्होंने दिखाया। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड के कई गांवों में इन दिनों डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। हालत ये है कि लटानी पंचायत के आदिवासी टोला के लगभग हर घर में डायरिया के मरीज हैं। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई है और मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि क्षेत्र में इस बार ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव नहीं हुआ, जिस वजह से डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोग का गांव में तो समस्या तो बहुत, जैसे पानी जहाँ तहाँ जमा हो रहा है। जैसे कुआं है, एगो कुआं में इतना गंदगी फैला हुआ है, थोड़ा सा ब्लीचिंग में क्या होगा। स्वास्थ्य विभाग का टीम और वही सब जो वायरस फायरस ये सब बांट के दिया और ग्रामीण का कुछ बोले उन लोग कि यहाँ का व्यवस्था होना चाहिए। देखिए आज एगो घर में 3 गो पेशेंट है, कल हो सकता है ये सब तो फैल सकता है पूरा गांव में। इसका डिमांड किया हम लोग कि इसका व्यवस्था होना चाहिए, आप लोग का जो ये है वो सब व्यवस्था कीजिए। विभाग को इसकी सूचना मिली है, हम लोग अभी आए हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कैसे क्यों हुआ। क्योंकि प्रथम दृष्टया देखने से स्पष्ट हो रहा है कि पानी जो पी रहे हैं लोग, घर में साफ सफाई नहीं है, पानी स्टोर करके जो रख रहे हैं वहाँ पर बहुत गंदगी जमा हुआ है। बरसात का पानी भी वहाँ गिर रहा है, ये लोग पीने का पानी जो रखे हैं वो भी बिना ढका हुआ है। तो हो सकता है ये भी कारण हो सकता है डायरिया का। गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने खाद की कालाबाजारी पर सख्ती से अंकुश लगाने की हिदायत दी है। उन्होंने जिले में खाद की कालाबाजारी और एमआरपी से अधिक दर पर बिक्री की शिकायत को गंभीरता से लिया है। उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के तीनों अनुमंडल गढ़वा, रंका और श्री वंशीधर नगर के साथ सभी प्रखंडों के सीओ को इस पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से कालाबाजारी करने वालों की सूचना प्रशासन को देने का भी आग्रह किया ताकि उन पर नकेल कसा जा सके। यूरिया बैग को इस प्राइस से अधिक बेचते हुए 300, 400, 600, 700 तक उसको बेचा जा रहा है, जो कि पूर्णतः इलीगल है। तो इसी के लिए हमने कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी सीओज़ को और सभी एसडीओज़ को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में इसमें जांच करें
और ऐसे जो भी हमारे खाद बीज दुकान के विक्रेता हैं जो इस प्राइस सीमा के बाहर खाद बेच रहे हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। तो इसके लिए हमने एटीएम और बीटीएम को भी उन सीईओज़ के साथ और एसडीओज़ के साथ टैग कर दिया है और जल्दी ही ऐसे विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। गिरिडीह जिले के सभी सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा। जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी बीडीओ और प्रधानाध्यापकों को आदेश दिया है कि जर्जर भवनों की पहचान कर उसे तोड़ा जाए ताकि जान माल का नुकसान नहीं हो। उपायुक्त ने बताया कि बरसात के कारण कई स्कूलों के भवन जर्जर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उनमें बच्चों को पढ़ाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन की भी जांच कराई जाएगी। जो भवन है जो जर्जर हो गए हैं या डायलेप्टेड कंडीशन में है या डेंजर स्थिति में भी है कि गिरने से चोट लग सकती है बच्चों को, तो वैसे भवनों को डेमोलिश करने के लिए सभी बीडीओज़ को और सभी हेडमास्टर्स को और संबंधित जो इंजीनियर्स हैं उनको निर्देश मेरे द्वारा दिया गया है कि उन भवनों को यथोचित जो प्रोसेस है उसके आधार पर डेमोलिश किया जाए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। सिमडेगा में ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कार्य प्रगति में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रखंडवार मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन की समीक्षा करते हुए सभी प्रखंडों को लक्ष्य के अनुरूप 100% मानव दिवस सृजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जामताड़ा के उपायुक्त ने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कला उत्सव 2025 का शुभारंभ किया। कला उत्सव में पटना संभाग के बर्दवान संकुल के करीब 21 नवोदय विद्यालयों के 250 छात्र छात्राओं ने नृत्य एवं नाटक थिएटर विद्या में अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन किया। जामताड़ा जिले में नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचने एवं सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के संबंध में जागरूकता लाने के लिए आज जिला अंतर्गत कुंडहित प्रखंड के चिन्हित उच्च विद्यालयों में गठित साइबर सिक्योरिटी क्लबों में नामित पदाधिकारियों के द्वारा अवेयरनेस कैंप चलाया गया। पाकुड़ जिले में प्रोजेक्ट प्राण के तहत जिले के सभी पंचायतों में समग्र पंचायत उन्नति अभियान का आयोजन किया गया। इसके सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त ने सदर प्रखंड के शहरकोल पंचायत का भ्रमण किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई और योजना का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। बोकारो परिसदन का उपायुक्त अर्चना झा ने निरीक्षण किया। इस क्रम में स्वच्छता एवं रखरखाव पर विशेष बल, अतिथियों के लिए स्वच्छ और स्वादिष्ट व्यंजन की व्यवस्था, सभी कक्ष, किचन और शौचालय की पूरी तरह स्वच्छता, रेलवे फ्लाइट समय सारिणी और सूचना डिस्प्ले बोर्ड अधिष्ठापन का जरूरी निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले में कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर स्किल डेवलपमेंट एवं लाइवलीहुड मिशन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने, आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य रूप से आयुष पद्धति से उपचार की विधि बताई गई। कैंप में मरीजों की जांच कर निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। गुमला जिले में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ओरिएंटेशन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और ग्रामीणों को योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिया गया। और अब मौसम। राज्य में 21 से 24 अगस्त के बीच भारी बारिश के आसार हैं। देवघर, धनबाद, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, कोडरमा, बोकारो और हजारीबाग जैसे जिलों में कल कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं 22 अगस्त चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 23 और 24 अगस्त को संथाल के अलावा कोल्हान और कोयलांचल में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित। ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी पर लगेगी रोक। गृह मंत्री ने पेश किया 130वां संविधान संशोधन विधेयक।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर के गोड़ा बांधा पहुंचकर दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को दी श्रद्धांजलि। परिजनों को बंधाया ढांढस, योगदान को किया याद। मंत्री सुदिव्य कुमार ने रांची में पर्यटन विभाग के कामकाज का लिया जायजा। केंद्र की ओर से गोड्डा और गढ़वा को सड़क परियोजनाओं की सौगात, कई योजनाएं मंजूर। और बाबूलाल मरांडी ने साहेबगंज में सेवा पखवाड़ा कार्यशाला को किया संबोधित। वीर क्रांतिकारियों को किया नमन, कहा संतालियों को एकजुट होने का समय।